फर्स्ट फेज़ है लाइट रिएक्शन। बच्चों लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि ये सूरज की रोशनी के बगैर नहीं हो सकता, ये लाइट पे डिपेंड करता है। और उसके अलावा इसको जी स्कीम भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर चल रहा होता है तो ये शेप जो है कुछ इस तरह से देता है, इसलिए इसको जी स्कीम भी कहा जाता है। During light reaction, light energy is used to make high energy molecules ATP and NADPH. लाइट रिएक्शन में दो चीज़ें बनेंगी, ATP और NADPH। ये दो चीज़ें लाइट रिएक्शन में बनेंगी। लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब एनर्जी पैदा नहीं है बल्कि खुराक पैदा करना है। बट ATP और NADPH ये दोनों ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि एनर्जी को कंटेन करते हैं। इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके ग्लूकोज की फॉर्मेशन की जाएगी। हम देखते हैं लाइट रिएक्शंस के स्टेप्स को। सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ डायग्रामेटिकली, फिर उसके बाद हम चलेंगे रीडिंग पे। ठीक है, देखिए बच्चों, ये है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर मैंने आपको बताया था डार्क रिएक्शन होगा, और स्ट्रोमा के अंदर ये जो स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं ये ग्रेनम है। और ग्रेनम किस चीज़ के बने होते हैं? थैलाकॉइड प्लेट से। ये थैलाकॉइड प्लेट है, अगर इसको हम जूम करके निकालें, इस तरह बड़ी करके देखें तो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अब ये जो लाइट रिएक्शन है इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर कुछ इस तरीके से चलेगा। ठीक है, ये वैसे तो एन लग रहा है, लेकिन अगर इसको घुमा के देखा जाए तो ये जी लगता है। यहाँ पे देखें, ये भी जी है और ये भी जी लग रहा है। ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है जी स्कीम। अब हम देखते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको कहते हैं फोटो सिस्टम 2। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि फोटो सिस्टम 2 पहले क्यों है और फोटो सिस्टम 1 बाद में क्यों है, क्योंकि पहले तो 1 को आना चाहिए फिर दूसरे को आना चाहिए, ये हम बाद में समझेंगे। देखिए बच्चों, इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? फोटो सिस्टम 2। इसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या है? पिगमेंट्स हैं जो कि लाइट एनर्जी को, सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जब एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं, पुरजोश हो जाते हैं, और एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो ऊपर को उठते हैं। जैसे ही वो ऊपर को उठेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, पकड़ लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचे हैं, इसके बाद ये एक चेन से गुजरेंगे। इस चेन को कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखिए बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन, दो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन इस प्रोटीन के पास आएंगे। इस प्रोटीन का भी नाम है, क्योंकि आपकी बुक में नहीं है तो इसलिए मैंने भी नहीं लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये प्रोटीन इन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। ये जो है ये 2-3 प्रोटीन से मिला एक कम्प्लेक्स है, यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटीन से दूसरी प्रोटीन पर जा रहे हैं, इन प्रोटीन्स को कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एक प्रोटीन से दूसरी प्रोटीन की तरफ कैरी करती हैं, लेकर जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर यहाँ पे आएगा। अब ये हाई लेवल से, इसकी यहाँ पे एनर्जी थी हाई, अब ये हाई लेवल से नीचे लो लेवल की तरफ आ रहा है, तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, ठीक है, वो रिलीज होगी। ठीक है, वो एनर्जी खारिज होगी। जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर जो है ये ए प्रोटीन का कम्प्लेक्स है, ये क्या करेगा? या तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आगे पास कर देगा, या ये जो यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज़ हुई है उस एनर्जी को अब ज़ाया तो नहीं करना, उसको भी किसी ना किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना। उस एनर्जी को भी इस्तेमाल किया जाएगा एटीपी बनाने में। अभी आपने माइंड में रखना है एटीपी बनी नहीं है, लेकिन एटीपी बनाने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को जो है ज़ाया नहीं करना, बल्कि उनको महफूज करना है ताकि एटीपी बनाई जा सके। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, इसने आगे भेज दिया। अब इस प्रोटीन के पास पहुँचा, तो जिस तरह ये जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, इस दो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी, और जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा तो इसकी एनर्जी बिल्कुल कम हो चुकी होगी। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स पहुँचे, अब यहाँ पर इस फोटो सिस्टम 1 पर दोबारा से लाइट पड़ेगी और ये दो इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइटेड हो जाएंगे। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइटेड हो जाएंगे और फिर ये एक्साइटेड होकर ऊपर को उठेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, दो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन, ये NADP, ये एक एंजाइम है जो कि हेल्प करेगा क्या करने में? इसको रिड्यूस करने में।
ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये जो स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन और NADP एंजाइम ये मिलकर क्या बना देंगे, NADPH बना देंगे। अब एक चीज़ तो हमारे पास बन गई NADPH। तो बच्चों इस तरह से ये जो है साइकिल चलेगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो निकले थे, अब यहाँ पर वो खाली जगह छोड़ के गए हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दोबारा से साइकिल चलाने के लिए कहाँ से आएंगे बच्चों, जब भी सूरज की रोशनी पड़ती है तो फोटोलाइसिस होती है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फोटोलाइसिस होती है। फोटोलाइसिस का मतलब ये है कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं। जब पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा तो ऑक्सीजन अलहदा हो जाएगी, जो प्रोटॉन है वो अलहदा हो जाएंगे, और वाटर का मॉलिक्यूल टूटने से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन दोबारा से आएंगे इन खाली जगहों पर, ठीक है, इन दो होल्स को फिल करेंगे ताकि दोबारा से लाइट पड़े, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर दोबारा ऊपर जाएं और दोबारा से साइकिल चले। समझ आ गई है। ये ऑक्सीजन जो है वही ऑक्सीजन है जिसमें हम सांस लेते हैं, और ये कहाँ से आती है, पानी से आती है। कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती बल्कि पानी से आती है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये है कि जब वाटर के दो मॉलिक्यूल टूटेंगे तो तब जाकर ये ऑक्सीजन हमें कम्प्लीटली मिलेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन फिर प्रोड्यूस होंगे और 4 प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, दोबारा से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, दोबारा से वही जो है साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने देख लिया कि किस तरह से इस थैलाकोइड मेम्ब्रेन पर ये जो है जी स्कीम चल रही है। अब आपको मैंने एक चीज़ और बतानी है, जो मैंने शुरू में कहा था कि फोटो सिस्टम 2 पहले क्यों है। बच्चों फोटो सिस्टम 2 पहले इसलिए है क्योंकि ये काम इस तरीके से करता है कि इसको पहले होना ज़रूरी है। अगर ये पहले ना हो तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो वाटर की स्प्लिटिंग से आ रहे हैं वो दो इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे। इसलिए काम के लिहाज से फोटो सिस्टम 2 पहले है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे, यहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग होती है और इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, इसलिए फोटो सिस्टम 2 पहले है और फोटो सिस्टम 1 बाद में है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने रिलीज़ की है वो एनर्जी ATP बनाने में किस तरह काम आती है। देखिए बच्चों, ये है थैलाकोइड डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आपको पता है कि सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं सारी डबल मेम्ब्रेन होती हैं, तो थैलाकोइड भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये फोटो सिस्टम 2 है और ये फोटो सिस्टम 1 है। तो मैंने आपको बताया इसके ऊपर जी स्कीम चलती है। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और कुछ इस तरीके से जाएंगे, और ये सारी क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, अब जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेंगे और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जब गुजरेंगे तो इनकी एनर्जी जो है मैंने आपको बताया कि रिलीज़ होगी हीट की फॉर्म में। उस एनर्जी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिए बच्चों, शुरू में क्या होता है, स्ट्रोमा के अंदर जो प्रोटॉन हैं वो भी नॉर्मल होते हैं और ल्यूमेन के अंदर भी नॉर्मल होते हैं। अब यहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन बढ़ते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से जाते हैं जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, उस एनर्जी को ये कम्प्लेक्स इस्तेमाल करके, स्ट्रोमा में पहले ही प्रोटॉन कम है तो ये कम प्रोटॉन जो है उसके बावजूद ये प्रोटॉन को ल्यूमेन के अंदर लेकर आता है एनर्जी का इस्तेमाल करके। देखिए ना, एक नेचर का कानून है कि जहाँ चीज़ ज़्यादा होती है वो उस तरफ खुद ब खुद मूव करती है जिस तरफ चीज़ कम है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रोमा में पहले ही चीज़ कम है, लेकिन उसके बावजूद कम्प्लेक्स जो है स्ट्रोमा से प्रोटॉन को अंदर लेके आना चाहता है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है ताकत लगेगी, एनर्जी लगेगी। तो वो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ये प्रोटॉन को अंदर लाने में इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब देखें बच्चों, यहाँ पर एक तो वाटर से भी प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऊपर से स्ट्रोमा के अंदर से ये कम्प्लेक्स जो है अंदर की तरफ लेके आ रहा है। तो क्या होगा, इन प्रोटॉन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये जो प्रोटॉन है इसी मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम होता है, उसका नाम है ATP सिंथेज एंजाइम। ये क्या करता है, जब भी प्रोटॉन इस ATP सिंथेज से गुजरेंगे तो क्या होगा, ADP PI के साथ मिलेगी तो ATP बना देगी। देखिए बच्चे, आप ना इस तरह करें कि ये जो ल्यूमेन है इसको फ़र्ज़ करें कि ये एक डैम है, डैम पानी से भरा है और डैम की यहाँ पर एक टरबाइन लगी हुई है। वैसे क्या होता है कि टरबाइन से पानी गुजरता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर ल्यूमेन एक डैम है और डैम किस चीज़ से भरा है, प्रोटॉन से भरा है। प्रोटॉन क्या है, पानी है। अब ये प्रोटॉन इस टरबाइन से गुजरेंगे तो ये जो ADP है PI के साथ मिलेगा और ATP बना देगा। अब ATP जाके प्रोड्यूस हुई है। अच्छा, अब यहाँ से 4 प्रोटॉन गुजरेंगे तब जाकर एक ATP मॉलिक्यूल बनेगा। ये ATP बन गया, और जी स्कीम में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे NADPH जो है वो भी बन गया। अब ये NADPH और ये ATP दोनों हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हैं जिनको इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाया जाता है।
बच्चों अब हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। व्हेन क्लोरोफिल अब्जॉर्ब लाइट, टू ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन बिकम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। जब क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं तो उसके दो इलेक्ट्रॉन जो हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। दीज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज फ्रॉम क्लोरोफिल, और फिर ये क्लोरोफिल से रिलीज हो जाते हैं, यानी कि ऊपर को उठते हैं तो वहाँ पर होल बन जाते हैं। दी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर पास टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसी चेन जहाँ पर प्रोटीन्स लगी होती हैं और वो प्रोटीन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं। इन दिस चेन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल दे रिलीज एनर्जी। क्या करते हैं, जब वो हाई एनर्जी से जब वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाते हैं तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है एटीपी बनाने के लिए। वो मैंने आपको बता दी है। लाइट्स आल्सो ब्रेक्स वाटर मालिक्यूल। लाइट क्या करती है, वाटर मालिक्यूल को तोड़ती है। ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। वाइल हाइड्रोजन एटम्स गिव इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं टू क्लोरोफिल को, ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड बिकम हाइड्रोजन आइन, और हाइड्रोजन आइन बन जाते हैं। The electrons of chlorophyll after the production of ATP and the hydrogen ions of water are used to reduce NADP into NADPH। ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं वाटर के, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयंस जो प्रोटॉन हैं वाटर की जो वो टर्बाइन से गुजरकर बाहर आ रहे हैं, आर यूज टू रिड्यूस, वो दोबारा से यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। ये क्या है, ये बच्चों स्ट्रोमा है, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रोमा है। तो वो प्रोटॉन ये और दो इलेक्ट्रॉन ये मिलकर NADP के साथ मिलेंगे तो क्या बना देंगे, NADPH बना देंगे। इसका पूरा नाम क्या है, निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे देखें बच्चों, NAD ये एक कोएंजाइम है, ठीक है। वन फॉर्म ऑफ दिस कोएंजाइम आल्सो कैरीज फास्फेट, इट इज़ कॉल्ड NADP। यहाँ पे देखें ये क्या काम कर रहा है, ये NADP है, इसके साथ फास्फेट है, ये उसी एंजाइम की एक टाइप है, ठीक है। ये NADP, दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, NADPH बना देंगे।